हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम 12th क्लास के इतिहास के पहले चैप्टर के बारे में देखेंगे। एनसीईआरटी में प्रथम चैप्टर का नाम है ईंटें, मनके तथा अस्थियाँ। तो क्या इसका मतलब ये है कि किताब में हमें ईंटों के बारे में, मनके यानी मोती के बारे में और हड्डियों के बारे में पढ़ाया जाएगा? जी नहीं, इसका संबंध हमारे हड़प्पा सभ्यता से। हड़प्पा सभ्यता यानी कि एक ऐसा व्यवस्था था, उस टाइम पूरा समाज विकसित अवस्था में था जो आज लुप्त हो चुका है। तो वह व्यवस्था किस प्रकार बना, व्यवस्था कैसे विकसित हुआ, क्या क्या था वहाँ पे, उसकी विशेषताएं क्या थी, उन चीज़ों के बारे में पढ़ना है। लेकिन यहाँ पे चैप्टर का हेडिंग दिया गया ईंटें, मनके तथा अस्थियाँ, क्योंकि हड़प्पा सभ्यता के बारे में जो भी हमें जानकारी मिलती है वो वहाँ के ईंटों, मनकों और अस्थियों के आधार पर मिलती है। एनसीईआरटी में बुक को व्यवस्थित ढंग से कोई फैक्ट वहाँ पे दिया हुआ नहीं है, उसको व्यवस्थित क्रम में हम इस प्रकार से पढ़ सकते हैं। सबसे पहले हम हड़प्पा सभ्यता के खोज के बारे में जानेंगे, उसके बाद उसका काल विभाजन देखेंगे कि हड़प्पा सभ्यता कब से कब तक रहा। उसके बाद उसका नामकरण देखेंगे कि हड़प्पा सभ्यता को किस किस नाम से जाना जाता था। क्या जिस वक्त हड़प्पा सभ्यता मौजूद थी दुनिया के किसी कोने में और भी कोई सभ्यता थी, या बस केवल भारत में ही सभ्यता पनपी थी, यानी समकालीन सभ्यता में उसको कवर करेंगे। उसके बाद देखेंगे हड़प्पा सभ्यता के विस्तार को कि हड़प्पा सभ्यता कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ था। इसके अलावा उसके बाद हम हड़प्पा सभ्यता का समाज, वहाँ का धर्म, वहाँ की आर्थिक व्यवस्था, राजनीतिक व्यवस्था, वहाँ की टेक्नोलॉजी, वहाँ के नगर योजना कि वहाँ नगर अच्छे से बसे थे या नहीं, वहाँ के मुख्य नगर या मुख्य स्थल, और उसके बाद सबसे लास्ट में देखेंगे कि हड़प्पा सभ्यता का पतन किस प्रकार हुआ। हम सबसे पहले शुरुआत करेंगे हड़प्पा सभ्यता के खोज से। तो आइए शुरू करते हैं। हड़प्पा सभ्यता के खोज के बारे में बात करें कि हड़प्पा सभ्यता का खोज कब हुआ, तो इसका खोज तो हुआ था 1921 में, और करने वाले भारतीय थे। 1921 में एक व्यक्ति थे जिनका नाम है दया राम साहनी। शॉर्ट में लिख रहा हूँ, यहाँ पे बार बार इतना बड़ा नाम लिखना थोड़ा सा मुश्किल है। खोज करने वाले व्यक्ति थे दया राम साहनी। इन्होंने हड़प्पा को खोजा था, और इस टाइम जिस संगठन के अंतर्गत ये काम कर रहे थे वह था भारतीय पुरातत्व विभाग। संगठन का नाम है भारतीय पुरातत्व विभाग, और उस टाइम जो इसके हेड थे वह एक अंग्रेज अधिकारी थे और उनका नाम था जॉन मार्शल। तो जॉन मार्शल नाम के व्यक्ति ने ही, या जॉन मार्शल नाम के एक अंग्रेज अधिकारी ने ही इनको आदेश दिया था कि जाओ उस क्षेत्र में सभ्यता के बारे में पता लगाओ। तो इन्होंने उस क्षेत्र में जाने का आदेश दिया क्यों? पाकिस्तान वाले इलाके में, जहाँ पे आज पाकिस्तान है, उस इलाके में इनको खोज करने के लिए क्यों भेजा? क्योंकि उस इलाके में पहले भी सभ्यता के अवशेष मिल चुके थे। बात करें हम 1826 की, उस टाइम एक अंग्रेज अधिकारी थे, उनका नाम है चार्ल्स मेसन। इन्होंने सबसे पहले बताया था कि पाकिस्तान वाले क्षेत्र में कुछ पुरानी सभ्यता के अवशेष मिले हैं, यानी वहाँ से कुछ ईंटें मिले, कुछ वहाँ पे वस्तुएं मिले। तो चार्ल्स मेसन ने बताया यहाँ पे शायद पहले कोई यहाँ पे इंसान रहा करते थे, यानी हज़ारों साल पुराने, हो सकता है यहाँ पे कोई प्राचीन सभ्यता हो। तो इसके बारे में इन्होंने बताया, लेकिन अंग्रेज अधिकारी उस टाइम इन पर ध्यान नहीं दिए। इसके बारे में और भी अवशेष मिले थे हमको 1853 में और 1856 में। इस टाइम कनिंघम नाम का अधिकारी दौरा कर रहा था, और 1856 में रेलवे लाइन बिछाया जा रहा था। उस दौरान जब रेलवे लाइन बिछाया जा रहा था तब खुदाई के दौरान कुछ अवशेष मिले थे, लेकिन अंग्रेज अधिकारियों ने इन सब को इग्नोर कर दिया और इनकी रिपोर्ट को ठंडे बस्ते में डाल दिया। तो कुल मिला के अंग्रेज़ों ने इस टाइम ध्यान नहीं दिया। लेकिन जब 1921 का टाइम आया और भारत के बारे में रिसर्च करना ज़्यादा शुरू हुआ, तो उस टाइम जॉन मार्शल ने दयाराम साहनी को इस क्षेत्र में भेजा अनुसंधान करने के लिए, और इन्होंने हड़प्पा नाम का पहला स्थल खोजा। और इस प्रकार हड़प्पा सभ्यता के बारे में हम लोग को पता चला। जस्ट इसके 1 साल बाद 1922 में इस सभ्यता का दूसरा स्थल खोजा गया, जिसको हम लोग मोहनजोदड़ो के नाम से जानते हैं। और इसको जो खोज करने वाले व्यक्ति थे उनका नाम है राखलदास बनर्जी। तो इन दोनों के बारे में हमारे बोर्ड में बहुत सारे सवाल पूछे गए हैं, बहुत बार सवाल पूछा गया कि हड़प्पा की खोज किसने की, हड़प्पा की खोज कब की, मोहनजोदड़ो खोज किसने की, कब की। उस टाइम जिस टाइम इसका खोज हुआ भारतीय पुरातत्व विभाग के हेड या डायरेक्टर जनरल कौन थे? तब हमारा जवाब होता है जॉन मार्शल। तो इन तीनों से बार बार कई बार परीक्षा में प्रश्न पूछे जा चुके हैं। इनके बारे में बस एक प्रश्न पूछा जाता है कि 1826 में या हड़प्पा सभ्यता के बारे में सबसे पहले किस व्यक्ति ने जानकारी दी थी? तब यहाँ पे आएगा चार्ल्स मेसन ने, और कब? तो 1826 में। बाकी ये सारे डेट उतने महत्वपूर्ण है नहीं, तो इनको याद करना उतना ज़रूरी नहीं है। अब यदि हम हड़प्पा सभ्यता के काल विभाजन के बारे में बात करना शुरू करें,
कि हड़प्पा सभ्यता कब से शुरू हुआ और कब से कब तक रहा। काल का सीधा मतलब है समय और विभाजन का मतलब होता है बंटवारा। यानी हड़प्पा जो पूरा काल में रहा तो हड़प्पा कब से कब तक चला था। तो हड़प्पा का जो काल विभाजन है उसको 3 भागों में बांटा जाता है। जो सबसे मुख्य काल है उसको हड़प्पा काल ही बोलते हैं। तो ये हो गया हड़प्पा काल। और हमारी एनसीईआरटी में दिया हुआ है कि हड़प्पा काल कब से कब तक रहा। तो इसके बारे में 2600 से 1900 BC, 2600 BC से 1900 BC, या इसको ईसा पूर्व बोल सकते हैं। 2600 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व। तो इसका और 2 काल कौन से हैं? जैसे अभी आपको बोला कि हड़प्पा सभ्यता के जब काल बांटते हैं तो उसको 3 काल में बांटा जाता है। मेन काल है हड़प्पा काल, जब यह विकसित अवस्था में था। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कोई भी सभ्यता का विकास एक दिन अचानक रातों रात नहीं होता। उसको बनने में टाइम लगता है, उसके बाद उसको समाप्त होने में टाइम लगता है। तो जो मेन अवस्था में आने से पहले था तो उसको बोलते हैं पूर्व हड़प्पा काल, यानी जो विकसित अवस्था में पहुँचने से जस्ट पहले, तो पूर्व हड़प्पा काल हो जाएगा। और जब पतन की ओर बढ़ेगा तो उसको उत्तर हड़प्पा काल बोलते हैं। इसको और भी नामों से जाना जा सकता है, जिसको उसको बोलेंगे पतनोन्मुख हड़प्पा काल, यानी पतन की ओर बढ़ता हड़प्पा। और इसको बोलेंगे पूर्व हड़प्पा काल, जो हड़प्पा से जस्ट पहले हो, या इसको हम प्राक हड़प्पा भी बोल सकते हैं। खैर, लेकिन हमको पढ़ना होता है इसके बारे में क्योंकि यह सबसे विकसित अवस्था है। तो यहाँ पे एक बात देखने को मिलता है हमें, BC या ईसा पूर्व। तो ये क्या होता है, इसको समझने का सिंपल लॉजिक है। चूँकि हम लोग अंग्रेज़ों के कैलेंडर फॉलो करते हैं और अंग्रेज़ों का कैलेंडर जो है वह ईसा मसीह के जन्म के हिसाब से चलता है। तो ईसा मसीह के जन्म के बाद उसको ईस्वी बोला जाता है। तो ईसा मसीह का जन्म हुआ, इसके बाद जो काल चला उसको ईस्वी बोलेंगे। जैसे ईसा मसीह के जन्म के बाद 100 साल हो गया, 200 साल हो गया, 400 हो गया, और ऐसे ऐसे होते तो वर्तमान में आ गया 2026 तक। तो इसको बोला जाता है ईस्वी, या फिर इसको बोला जाता है AD। और ईसा मसीह के जन्म से पहले इसको बोला जाता है ईसा पूर्व, यानी कि ईसा मसीह जन्म से जो 100 साल पहले होगा उसको 100 ईसा पूर्व। जो ईसा मसीह जन्म से पहले घटना 400 साल पहले होगा वो 400 ईसा पूर्व। तो इसको BC में लिखा जाता है। अगर इसका फुल फॉर्म का बात करें तो AD का मतलब होता है एनो डोमिनी। इसका मतलब होता है भगवान का वर्ष, यानी सिंपल मतलब है जिस दिन ईसा मसीह का जन्म हुआ उसके बाद के वर्ष को भगवान का वर्ष बोला जाता है। और ये होता है BC, यानी बिफोर क्राइस्ट। क्राइस्ट का मतलब होता है ईसा मसीह, और बिफोर मतलब होता है पहले, यानी वह वर्ष जो ईसा मसीह के जन्म से पहले था उसको BC कहा गया, और वह वर्ष जो भगवान के जन्म के बाद हुआ उनको भगवान का वर्ष बोला गया। तो इस प्रकार से ईसाई लोग ऐसा मानते हैं, इसलिए जो ईसा मसीह के जन्म से पहले था उसको BC लिखे। यहाँ पे लिखा हुआ 2600 BC। तो आप खुद सोचिएगा, हम लोग अभी 2026 ईस्वी में चल रहे, यहाँ से हम जाएंगे यहाँ तो ईसा मसीह का जन्म आएगा, और ईसा मसीह के जन्म से हम और जाएंगे उधर 2600 साल पहले, तब जाके हम पहुँचेंगे हड़प्पा के समय में। यानी कि हड़प्पा सभ्यता कितना पुराना हो गया, 2000 साल इधर, 2600 साल इधर, यानी लगभग 4600 साल पहले प्राचीन काल में भारत में ऐसा भी शहर था, ऐसे भी नगर थे जो आज के नगर के बराबर थे, और कुछ कुछ मामलों में आज के नगरों से भी आगे थे। तो हमें उन्हीं के बारे में पढ़ना है कि हड़प्पा काल जो है मुख्य हड़प्पा काल, जिसका काल 2600 BC से 1900 BC रहा। एनसीईआरटी में यही है तो हम इसी को मानेंगे। जब भी प्रश्न पूछा जाए इसी को टिक कीजिएगा। तो 2600 BC से 1900 BC जो हड़प्पा काल रहा उसके बारे में हम पूरा का पूरा यहाँ पर पढ़ेंगे कि क्या था, कैसे था, सब कुछ। अब हम जानेंगे हड़प्पा सभ्यता के नाम के बारे में कि हड़प्पा सभ्यता को और किन किन नामों से जाना जाता है। तो इनके कई सारे नाम हैं, लेकिन मुख्य नाम जो हैं हम उन्हीं के बारे में जानेंगे। लगभग 3-4 नाम इनके बहुत ही प्रमुख बताए जाते हैं। सबसे पहला सिंधु घाटी सभ्यता, जो आप लोग जानते होंगे, इंग्लिश में इंडस वैली सिविलाइजेशन इसे बोला जाता है। तो पहला नाम सिंधु घाटी सभ्यता। दूसरा नाम इसे हड़प्पा तो है ही, देखोगे हड़प्पा सभ्यता। तीसरा नाम इसे मेलुहा भी कहीं कहीं कहा गया है। कहाँ क्या कहा गया है अभी जस्ट आपको बताएंगे। एक कांस्य युगीन सभ्यता। तो इन नामों से इन्हें जाना जाता है। तो हमें जानना ये है कि इनको ये सारे नाम पड़े क्यों। सबसे पहला नाम सिंधु घाटी सभ्यता, चूँकि आपको पता होना चाहिए सिंधु नदी है एक, जो भारत में तो बहुत कम लेकिन पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा बहती है। जिस प्रकार भारत में गंगा का महत्व है, पाकिस्तान में सिंधु का महत्व उसी प्रकार है। यानी कि पाकिस्तान की जीवन रेखा सिंधु नदी को कहा जाता है। तो ये हमारा, जिसे यहाँ पे मान ले जाए, ये हमारा है देश भारत।
ये हमारा भारत बन गया, भारत का उत्तरी हिस्सा बन गया। यहाँ से एक नदी निकलती है जो जम्मू कश्मीर में इंटर करके फिर पाकिस्तान में जाती है और फिर धीरे यहाँ पे अरब सागर में आकर के मिल जाती है। तो ये जो पाकिस्तान से नदी बहते हुए आई, अधिकांश जो स्थल थे इस सभ्यता के शुरुआत में जो मिले थे वह सब सिंधु नदी के किनारे ही मिले थे। ये हमारी सिंधु नदी, इसको इंडस रिवर भी बोला जाता है। तो शुरुआत में जो इस सभ्यता के शहर खोजे गए थे या जो स्थल खोजे गए थे वो अधिकांश स्थल इस नदी घाटी के किनारे मिले थे या तो इसकी जो सहायक नदियां हैं उसके किनारे मिले थे। तो इतिहासकारों ने यह तर्क दिया कि चूँकि अधिकांश स्थल सिंधु नदी के घाटी के किनारे हैं, उनके सहयोगी नदियों के घाटी के किनारे, इसलिए इसका नाम सिंधु घाटी सभ्यता रखना चाहिए और इसका नाम सिंधु घाटी सभ्यता पड़ गया। लेकिन जब समय बीता और समय बीतने के बाद और अधिक नए स्थल खोजे गए, जब भारत का और पाकिस्तान का विभाजन हो गया 1947 के बाद, तो इसके और भी नए स्थल खोजे गए। भारत के इन इलाकों में भी इसके बहुत सारे स्थल मिले, यहाँ तक कि महाराष्ट्र में भी मिले। तब इसके नाम पर पुनर्चर्चा होने लगी, इसका नाम क्या रखा जाए, क्योंकि सिंधु घाटी और उसकी जो सहायक नदियाँ इधर समाप्त हो जाती है, इस वाले इलाके में सिंधु और उसकी सहायक नदियाँ तो हैं नहीं, तो अब हम इसका नाम सिंधु घाटी सभ्यता क्यों रखें। तो फिर इतिहासकारों ने तर्क दिया, विद्वानों ने तर्क दिया कि चूँकि इस सभ्यता का सबसे पहला स्थल खोजा गया था वह हड़प्पा था, तो हड़प्पा के नाम पर ही इसका नाम रखना ज़्यादा उचित होगा। और उसी के बाद से हड़प्पा सभ्यता नाम ज़्यादा प्रचलित हो गया और यही अब हम लोग यूज करते हैं। इसके पहले हालांकि हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता का यूज ज़्यादा करते थे, लेकिन अब हड़प्पा सभ्यता चलता है। एक शब्द है हमारा मेलुहा। तो मेलुहा नाम इसका कैसे पड़ा? मेलुहा का मतलब क्या होता है, यह इतिहासकारों में अभी मतभेद चल रहा है, लेकिन हमें इतना अवश्य पता है कि जो मेलुहा नाम है हमें मेसोपोटामिया से मिला है। तो मेसोपोटामिया क्या है इसके बारे में जस्ट अभी चर्चा करेंगे। तो यही समझिएगा कि जिस प्रकार भारत में हड़प्पा सभ्यता चल रही थी, उसी प्रकार विश्व के किसी और क्षेत्र में यानी इराक ईरान क्षेत्र में एक और सभ्यता थी मेसोपोटामिया। इन दोनों में काफ़ी गहरा संबंध था। तो मेसोपोटामिया से हमें कुछ लेख प्राप्त हुए हैं और उन लेखों में मेलुहा नाम लिखा गया और इतिहासकारों का कहना है कि मेलुहा हड़प्पा वासियों को ही कहा गया था, यानी हड़प्पा के क्षेत्र को ही वो लोग मेलुहा कहते थे। मेलुहा का शाब्दिक अर्थ इतिहासकार यह बताते हैं कि मेलुहा का अर्थ या तो नाविकों का देश होगा या तो काले लोगों का देश होगा। चूँकि हम लोग को अश्वेत माना जाता है, तो कोई इतिहासकार बोलते हैं काले लोगों का देश और कुछ बोलते हैं नाविकों का देश, जो कि ये जानना है नहीं क्योंकि पूछेगा है नहीं। बस हमें इतना जानना है कि मेलुहा नाम हड़प्पा के लिए किसने प्रयोग किया था, तो मेसोपोटामिया के लोगों ने किया था। और एक हमारा कांस्य युगीन सभ्यता, इसको अगर हम शब्द को तोड़ें तो सीधा मतलब है कांस्य और युगीन यानी युग, यानी कि हड़प्पा सभ्यता ऐसा युग का था जहाँ पे कांस्य का निर्माण करना आता था। और आपको पता होना चाहिए कांस्य का निर्माण कैसे होता है, तो इसमें तांबा और तांबा में जब हम टीना मिला देंगे तो बन जाएगा कांसा। यानी कि हड़प्पा वासियों को कांसा बनाना आता था, इसलिए इन्हें कांस्ययुगीन सभ्यता या कांस्ययुगीन सभ्यतावासी कहा जाता था। इस प्रकार हम देख सकते हैं कि हड़प्पा सभ्यता का नामकरण भी पूरा हो गया। एक है सिंधु घाटी सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता, मेलुहा और कांस्ययुगीन सभ्यता। इन चार नामों के अलावा हो सकता है कोई और भी नाम दिखे, लेकिन मुख्य नाम यही है और इनके कारण कि इस नाम क्यों पड़ा वो भी आपको बता दिया। अब हम चलते हैं अपने अगले टॉपिक की ओर, जो है हमारा हड़प्पा सभ्यता का विस्तार। तो विस्तार में हम लोग क्या देखेंगे? विस्तार में हमें यही देखना है कि हड़प्पा सभ्यता के जो क्षेत्र हैं वह किन किन इलाकों में फैले हुए हैं। क्या हड़प्पा सभ्यता सिर्फ भारत में है? लेकिन नहीं, अभी आपको बताया कि या तो पाकिस्तान में भी है। तो क्या सिर्फ भारत पाकिस्तान में है? तो जी नहीं, इसके कुछ क्षेत्र हमें अफ़गानिस्तान में भी मिलते हैं। जैसे अगर यहाँ से आप लोग देखिएगा तो ये हमारा पाकिस्तान का इलाका है, इसके जस्ट ऊपर का जो इलाका है ये अफ़गानिस्तान का है। तो ये भारत हो गया, पाकिस्तान हो गया, अफ़गानिस्तान हो गया। हालांकि रियल में इतना बड़ा है नहीं पाकिस्तान, लेकिन बन गया। खैर, तो ये जो हमारा भारत का इलाका है, बगल में जो पाकिस्तान है, तो आप लोग देख चुके हैं कि सिंधु नदी घाटी किनारे बहुत सारे स्थल मिले और बहुत सारे स्थल इन इलाकों में मिले और कुछ स्थल जो है अफ़गानिस्तान में भी मिले। तो अगर पूछा जाए कि हड़प्पा सभ्यता का जो विस्तार है वह कहाँ कहाँ था, तो हड़प्पा सभ्यता का विस्तार 3 देशों में मिलता है। जब भी पूछे कितने देशों में, तो आपको सीधा जवाब देना है 3 देशों में। कौन कौन? तो पहला भारत, दूसरा पाकिस्तान और तीसरा अफ़गानिस्तान। तो एक भारत हो गया, नंबर 2 पे पाकिस्तान हो गया और नंबर 3 पे अफ़गानिस्तान हो गया। भारत में बहुत सारे स्थल हैं, जैसे अगर हम बात करें तो हमारा हो जाएगा मांडा, जो कि जम्मू कश्मीर में है। इसके अलावा अगर हम बात करें पंजाब में हो जाएगा रोपड़, उसी के नीचे है हमारा हरियाणा में है राखीगढ़ी,
और है बनावली। उसके जस्ट नीचे आएंगे तो हमारा राजस्थान, राजस्थान में है कालीबंगा। और इसके नीचे जाएंगे तो हमारा है गुजरात। गुजरात में तो बहुत सारे स्थल हैं, जैसे लोथल, धौलावीरा, लोथल, धौलावीरा। इसके अलावा सुरकोटदा, रोजदी और भी हैं। अगर महाराष्ट्र में जाएंगे तो वहाँ पे मिलता है दैमाबाद। इसके अलावा इसका कुछ इलाका उत्तर प्रदेश में भी है, जैसे उत्तर प्रदेश में आलमगीरपुर। खैर, इतने सारे स्थल है जो मुख्य मुख्य स्थल है भारत में, उन्हीं की चर्चा यहाँ पे किया गया। जैसे मांडा है हमारा जम्मू और कश्मीर में, रोपड़ है हमारा पंजाब में, राखेगढ़ी और बनावली हमारा हरियाणा में है, कालीबंगा राजस्थान में है, लोथल, धौलावीरा, सुरकोटड़ा ये हमारा गुजरात में है, दैमाबाद हमारा महाराष्ट्र में है, आलमगीरपुर हमारा यूपी में है। इस प्रकार हम देख सकते हैं भारत में ये मुख्य मुख्य स्थल हैं हड़प्पा सभ्यता के, जो मुख्य मुख्य नगर हैं। पाकिस्तान में भी कई सारे हैं, हालांकि कहें तो पाकिस्तान में इसका मुख्य मुख्य शहर स्थित है, जैसे कि जो सबसे फेमस है दोनों वहीं पे स्थित हैं। जैसे एक हमारा हो जाता है हड़प्पा और एक है दूसरा मोहनजोदड़ो, ये दोनों पाकिस्तान में ही हैं। इस वजह से इसको ख्याति भी ज़्यादा मिलता है। और मोहनजोदड़ो तो सबसे बड़ा स्थल है। खैर, क्या ही कर सकते हैं। अगर बात करें भारत में सबसे बड़ा स्थल कौन है तो राखीगढ़ी होगा, लेकिन ओवरऑल हड़प्पा सभ्यता का बड़ा शहर कौन है तो मोहनजोदड़ो होगा। खैर, इसके अलावा अगर पाकिस्तान में बात करें तो एक है हमारा चन्हुदड़ो, इसके अलावा कोटदीजी और भी अनेकों स्थल हैं, लेकिन हमें पाकिस्तान के बारे में ज़्यादा पढ़ना है नहीं, तो एक बस जानना है सूतकांगेडोर। और जो सवाल बनते हैं, सवाल यहाँ से बनेंगे, हड़प्पा से, मोहनजोदड़ो से, सूतकांगेडोर से, चन्हुदड़ो से, इधर मांडा से पूछा जा सकता है। भारत में लगभग जितने शहर है, भारत में लगभग सभी से पूछा जा सकता है कि कौन सा शहर किस राज्य में है और किस नदी के किनारे, ये सब पूछे जाते हैं, जो आपको डिटेल में जब हम मुख्य स्थल के बारे में पढ़ेंगे तब आपको बताया जाएगा। हड़प्पा मोहनजोदड़ो के बारे में और डिटेल में पूछा जाता है कि वहाँ से क्या क्या मिला, तो यहाँ से सवाल ज़्यादा पूछे जाते हैं। अफ़गानिस्तान से भी सवाल पूछे गए, क्या है कि वहाँ से मात्र 2 स्थल मिले हैं हमें, और वो 2 स्थल कौन से हैं तो सिंपल नाम है उनका, एक है मुंडीगाक, नाम थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, और एक है सोर्तघई। चूँकि अफ़गानिस्तान का इलाका है, नाम भी उसी प्रकार का है, तो अफ़गानिस्तान में भी हड़प्पा सभ्यता के 2 स्थल थे, एक है मुंडीगाक, एक है सोर्तघई। तो इस प्रकार से हड़प्पा सभ्यता 3 देशों में फैला हुआ था, भारत, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान। उसके जो मुख्य मुख्य स्थल है यहाँ पे लिखा हुआ है। अगर आप चाहते हैं इस वीडियो का जितना भी पढ़ाया गया उसका PDF, तो आपको हमारे व्हाट्सएप चैनल पे मिल जाएगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया। चूँकि हमने अभी तक खोज के बारे में देखा, काल विभाजन को देखा, नामकरण को देखा, समकालीन सभ्यताएं भूल गए, टिक लगा था इसलिए भूल गए, विस्तार को देखा। अब हम देखेंगे समकालीन सभ्यताएं, और उसके बाद हम अपने अगले वीडियो में सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक, आर्थिक मुख्य स्थल इन सभी को कवर करने का प्रयास करेंगे। समकालीन सभ्यताएं का सीधा मतलब है जिस टाइम हड़प्पा व्यवस्था या हड़प्पा सभ्यता चल रही थी, क्या विश्व के और क्षेत्रों में कोई और भी सभ्यता थी। इसके बारे में आप लोग को पहले ही बोल चुके हैं कि हाँ, मेसोपोटामिया नाम का भी एक सभ्यता है, और बोले सिंपल भाषा में तो वह हड़प्पा से भी ज़्यादा प्राचीन है। अगर विश्व की सबसे प्राचीन सभ्यता के बारे में पूछा जाए या कहा जाए तो वो हमारा हड़प्पा नहीं बल्कि मेसोपोटामिया होगा। तो अगर हम बात करें समकालीन सभ्यताओं की, तो एक सभ्यता का नाम चूँकि आप लोग को पहले बोल चुके हैं, समकालीन का मतलब होता है जिस टाइम वो है उसी के टाइम कोई और हम बात करें हड़प्पा का, तो जिस टाइम हड़प्पा था क्या उसी टाइम विश्व के किसी और क्षेत्र में कोई और सभ्यता थी, तो इसका जवाब है बिल्कुल हाँ, कि उस टाइम और भी विश्व के कई क्षेत्रों में सभ्यताएं थी। तो समकालीन सभ्यताएं के बारे में बात करें तो हमें 3 सभ्यता के बारे में जानना है, थोड़ा थोड़ा परिचय लेंगे। सबसे पहले हमारा आता है मेसोपोटामिया। अगर दूसरी सभ्यता की बात करें मिस्र की सभ्यता, और तीसरा की बात करें तो चीन की सभ्यता। कुल मिला के जब हड़प्पा सभ्यता चल रही थी तो उस टाइम विश्व में 3 सभ्यताएं और भी थी।
आपको ये पता होना चाहिए जो भी सभ्यता का विकास होता है किसी न किसी नदी के किनारे होता है। तो नदी के किनारे क्यों होता है आपको पता होना चाहिए कि जल ही जीवन का आधार होता है, क्योंकि जल से कृषि होगा तभी सभ्यता का विकास हो सकता है। तो सभ्यता का विकास किसी न किसी नदी के किनारे होता है। तो जो मेसोपोटामिया सभ्यता है इसका जो विकास हुआ, सवाल पूछा जा सकता है कि किस नदी के किनारे हुआ। तो यहाँ पे दो नदियाँ हैं, एक है दजला, एक है फरात। मिस्र में, तो ये तो आप लोग जानते होंगे कि मिस्र में कौन सी नदी बहती है और वह दुनिया की सबसे लंबी नदी है। इसका जवाब मैं आपको लास्ट में दूंगा, आपको पता है तो कमेंट में जवाब जरूर दीजिएगा। और एक हमारा चीन में जो नाम है तो थोड़ा सा नाम तो उटपटांग रहेगा, ये सिंपल सी बात है। चीन का जो नदी है वो है वांगहो नदी। नाम लेने में हो सकता है दिक्कत हो, लेकिन याद करना जरूरी है, क्योंकि इससे पूछा जा सकता है कि चीन की सभ्यता का विकास किस नदी के किनारे हुआ था। सिंपल जवाब देना है हांगहो। बाकी ऑप्शन देख के आपको पता चल ही जाएगा कि उल्टा सीधा नाम किस देश के नदी का हो सकता है। जैसे इसका नाम तो दजला फरात सिंपल सा है, इसका नाम भी आप लोग जानते होंगे। कमेंट बॉक्स में इसका जवाब जरूर दीजिएगा कि मिस्र की सभ्यता का विकास किस नदी के किनारे हुआ था। बाकी इसका जवाब आपको अगले वीडियो में मिलेगा। खैर, तो मेसोपोटामिया के बारे में हमें थोड़ा सा डिटेल पढ़ना है, इसके बारे में डिटेल नहीं जाना, इसके बारे में डिटेल नहीं जानना, लेकिन मेसोपोटामिया के बारे में थोड़ा सा जानना है। जैसे अभी आपको बताए दजला फरात नदी, तो यह नदी कहाँ बहती है? अगर वर्तमान में बात करें तो यह जो नदी है वह इराक के क्षेत्र में बहती है। और इराक कहाँ है इससे आप भली भांति परिचित होंगे। जस्ट अभी जहाँ पे अमेरिका ईरान वॉर चल रहा, तो जो ईरान है, मान लीजिए यहाँ पे ईरान है, तो ईरान के जस्ट बगल में एक देश है, उसका नाम है इराक, उससे थोड़ा सा आकार में छोटा है। तो ईरान जो भी काफ़ी चर्चा में है, और हालांकि आज संधि जब मैं वीडियो बना रहा हूँ तो अमेरिका और ईरान में संधि हो चुका है, अस्थायी समझौता हुआ है अभी। तो ईरान के जस्ट बगल में इराक देश है, और इस जो मेसोपोटामिया सभ्यता है मुख्य रूप से इराक में पड़ता है, और इसका कुछ हिस्सा ईरान में भी आता है। आसपास का जो इलाका है जैसे इजराइल है, लेबनान है, सीरिया है, उस इलाके में मेसोपोटामिया सभ्यता का विस्तार था। और जो मेसोपोटामिया सभ्यता है उसको एक और नाम से जाना जाता है, जिसको बोला जाता है सुमेरियन सभ्यता, क्योंकि वहाँ का एक प्रमुख नगर था सुमेर, और उसी के नाम पे इसे सुमेरियन सभ्यता बोला जाता है। और यह विश्व की प्राचीनतम सभ्यता है। अगर पूछे तो देशभक्ति के जुनून में ये मत बोल दीजिएगा कि हड़प्पा सभ्यता ही प्राचीनतम सभ्यता है। ठीक है, भारत हम लोग को प्यारा है, लेकिन ऐसा बोलना नहीं है। पूछा जाए विश्व की प्राचीनतम सभ्यता कौन थी, सिंपल जवाब जो फैक्ट है वही बताना है, वह हमारा मेसोपोटामिया। और इसके बारे में ज़्यादा सवाल आता नहीं है, बस इतना ही आता है। और मेसोपोटामिया के लोग ही हम लोग को मेलुहा या हड़प्पा वासी को मेलुहा बोलते थे, जो कि आप लोग को पहले बता चुके हैं। तो कुल मिला करके बस इतना ही जानना है मैं इन तीनों सभ्यताओं के बारे में। बाकी इसके बारे में जवाब आप हो सकता है कमेंट में बताइए, बाकी अगले वीडियो में मिल जाएगा। अगर आप लोग इसका PDF चाहते हैं तो इसका PDF आपको व्हाट्सएप चैनल पर मिल जाएगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।